नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जानेंगे हेयर फॉल के बारे में। हेयर फॉल और उससे कुछ जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जिसके आधार पर आपको मुझे लगता है कुछ हद तक कामयाबी मिलेगी। अगर आपके यहाँ पर किसी को हेयर फॉल होता है या आप स्वयं उससे पीड़ित हैं तो निश्चित रूप से आपको इसमें ज़रूर लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम जानें आखिर क्या है हेयर फॉल। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक या दो बाल झड़ने लगे, 10-20 बाल झड़ने लगे तो हम उसे हेयर फॉल कह दें। मान के चलिए करीब 1 लाख बालों में अगर 50 से 100 बाल झड़ते हैं तो उसे हेयर फॉल की कैटेगरी में हम नहीं ला सकते। राइट, इट इज अ नॉर्मल क्राइटेरिया कि अगर 50 से 100 हमारे हेयर गिर रहे हैं, एक अंदाजन गिनता तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ अंदाज से अगर अपन देखें कि अगर इतने हेयर हैं हमारे गिर रहे हैं तो इसका मतलब कि वो एक रिजुनोवेशन की फेज में है, उसे हेयर फॉल नहीं कहा जाएगा। लेकिन हाँ, मोर देन 100 हेयर्स और लगातार अगर इस तरह से आपके बाल गिरते जा रहे हैं, आपको अलग से समझ में आ रहा है, तो जरूर वो हेयर फॉल कहा जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि आखिर क्यों होता है हेयर फॉल, कॉजेस। राइट, क्योंकि अगर हम कारण जानेंगे तो कहीं ना कहीं उसका इलाज भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो कारण में सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहला पॉइंट होता है डाइट की। जो डाइटरी इंटेक है वो कैसा होना चाहिए। डाइटरी इंटेक में कुछ लोग जैसे होता है कि हम ये सब चीज नहीं खाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वैसा नहीं करेंगे, हम केवल राइस खाएंगे और कुछ पर्टिकुलर दाल या कोई वेजिटेबल या उन्हें जो अच्छा लगता है सिर्फ हम उतना पर्टिकुलर ही चीज खाएंगे। तो ऐसा करते करते अगर क्रोनिक है, मान लीजिए लगातार ये होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको बॉडी में कुछ वीकनेस और कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स लाइक आयरन और प्रोटीन, ये दोनों चीज आपकी कम हो जाएंगी, जो कि हेयर के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डाइटरी इनसफिशिएंसी है सबसे पहला जो आपका कॉज है। अगर डाइट आपकी सही नहीं है तो भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। सेकेंड चीज, हम जैसे बाहर जाते हैं, ऑफिस वगैरह में जाते हैं, डेली का अप डाउन करते हैं कुछ लोग, तो आपका डस्ट से कितना कांटेक्ट है, और कहीं ना कहीं अगर आप डस्ट से कांटेक्ट में हैं और हैवी ऑयल लगाकर आप हेयर्स पर जा रहे हैं तो डस्ट स्टिक करके वहां पर आपको फंगल इन्फेक्शन भी क्रिएट कर सकती है और हेयर की रूट्स को वीक कर सकती है, जो कि हम समझ नहीं पाएंगे और लेकिन धीरे धीरे वो हमारे हेयर लॉस का कारण बन जाएगा। फिर अब मान लीजिए कोई एनीमिया से पीड़ित है, आयरन बहुत ज्यादा कम हो गया उसका, तो एनीमिया डिफिशियंसी में भी फिर जो हेयर फॉल है वो होने लगता है। जिंक डेफिशिएंसी में भी होने लगता है। फिर जैसे दोस्तों, कुछ लोग डाइस का बहुत यूज करते हैं, जरा 2-5 बाल सफेद हुए और उन्होंने जो है कलर लगाना शुरू कर दिया, ये कलर वो कलर। मैं कहता हूँ मार्केट में जितने भी कलर आते हैं, आखिर केमिकल तो सब में ही है। इवन लोग मेहंदी की बात करते हैं, मेहंदी भी जो है एक प्रकार से अगर नेचुरल है तो कोई बात नहीं, लेकिन वैसे मान के चलिए सब केमिकल ही है। तो हेयर की रूट्स जो हैं इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं होती कि आप कुछ उसमें इतना बड़ा भारी लगा लें, तो कहीं ना कहीं वो वीक होने लगेंगी और बाल अगर झड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे तो हल्के होने लगेंगे आपके डाई से। तो डाइस का जो चुनाव है वो आप थोड़ा सा लेटर एज में करें, क्योंकि आजकल जो हेयर की ग्रेइंग है, यानी जिसे व्हाइटनेस कहते हैं अपन, वो बहुत जल्दी डेवलप हो रही है। ऑलमोस्ट 30-35 में जो है आप देखेंगे कि हेयर्स जो है व्हाइट होने लगते हैं। तो आपको बहुत जल्दी पैनिक नहीं होना है, इस चीज को नॉर्मली लें और जितना लेट हो सकता है उतना लेट ही आप डाइस का यूज करना स्टार्ट करें। फिर कुछ मेडिकल कंडीशंस है, जैसे किसी को थायराइड की डिसीज है, किसी को हाइपरटेंशन है, तो हाइपरटेंशन की कोई टैबलेट वो लेते हैं, तो कभी कभी इस टैबलेट की साइड इफेक्ट से भी हेयर फॉल होने लगता है। समझ ही नहीं पाता व्यक्ति की हेयर हल्के होके कम होने लगते हैं, बाल जो है हल्के होके कम होने लगते हैं। किसी के यहाँ कोई फैमिली हिस्ट्री है, लाइक फादर के बाल कम थे, दादाजी के बाल कम थे, तो ऐसी कंडीशंस पर हम मेडिकेशंस पर डिपेंडेंट ना होकर डाइट अच्छी लें जिनको फैमिली हिस्ट्री है। और अगर बहुत ज्यादा ही है तो फिर आप हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन वगैरह से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हेरिडिटी है तो वो लगातार बाल आपके झड़ते जाएंगे। फिर उसमें कोई जो मेडिकेशंस हैं या ओरल मेडिकेशंस या लगाने वाली जो दवाइयाँ आती, वो उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगी। तो ये भी थोड़ी सी चीज़ें रहती हैं। फिर कुछ फिजिकल कंडीशंस में जैसे कि इमोशनल स्ट्रेस हो गया,
लाइक आपकी फैमिली में कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई, उसके बारे में आप लगातार सोच रहे हैं। क्रोनिक डिप्रेशन, लगातार सोचते रहने से भी जो है हमारा हेयर फॉल होता है। इमोशनल डिस्टर्बेंसेस अगर हैं तो भी हमारा हेयर फॉल होता है। फीमेल्स में कुछ कंडीशंस हैं, लाइक ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मोस्ट ऑफ द फीमेल्स विल सफर द हेयर फॉल, एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ के समय भी हेयर फॉल थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आने लगता है। तो इतना परेशान नहीं होना चाहिए। कई बार वो जैसे आप डाइटरी रूटीन अच्छा करेंगे, अपना आयरन का डाइट बढ़ाएंगे, प्रोटीन का डाइट बढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाता है। फिर अगर नहीं हो रहा है तब जाके आप डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयाँ लें। अब डॉक्टर की सलाह से ही दवाई क्यों लें, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि आप जानते हैं लगभग जितने भी ओवर द काउंटर्स हैं वहाँ पर आपको हेयर फॉल की बहुत सारे तेल मिल जाएंगे, लगाने के लोशंस मिल जाएंगे, टैबलेट्स मिल जाएंगी। लेकिन अनयूजुअल अनऑथेंटिक टैबलेट्स और लोशंस का उपयोग ऐसा भी हो सकता है कि आप गलत तरीके से कर रहे हो, और हो सकता है कि उसका कुछ साइड इफेक्ट हो जाए कि जिसको आपको रिवर्स करने के लिए भी ट्रीटमेंट लेना पड़े। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, आप कॉज को पहचाने, मैंने कई सारे कॉज बताए आपको। इसमें से अगर कोई भी कॉज आपके ऊपर फिट बैठता है तो आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस कॉज को प्रिवेंट करें। एकदम से तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ समय के बाद जो आपका हेयर फॉल है वो कम होना शुरू हो जाएगा। एकदम से बंद तो नहीं होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद भी नहीं होता तब आप डॉक्टर को दिखाकर प्रॉपर गाइडेंस, उसके बाद ही आप जो है दवाइयाँ स्टार्ट करें। बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं कि इसमें स्कारिंग हो जाती है, जैसे कि कुछ स्किन की कंडीशंस हैं जैसे लाइकेन प्लैनस वगैरह है, इसमें स्कैरिंग हो जाती है, परमानेंट हेयर लॉस होने लगता है। तो ऐसी कंडीशंस में स्कारिंग मतलब चिकनापन आने लगेगा, आपकी जो सर की त्वचा है, जो स्कैल्प है, उसमें एकदम ऐसा चिकनापन आने लगेगा कि फॉलिकल मतलब जो दरदराहट होती है वो बिल्कुल फील ही नहीं होगी आपको। बाकी डॉक्टर आपको और सही सजेस्ट कर सकता है। ऐसा डाउट हो तो आप कम से कम डॉक्टर से मिल सकते हैं। सोराइसिस है, उसमें भी थोड़ा हेयर फॉल बढ़ जाता है क्योंकि थिकनिंग बढ़ जाती है स्किन पर, इसके कारण से आपको हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर फीमेल्स में जिसमें बता रहा था, आफ्टर द मीनोपॉज भी हेयर लॉस होने लगता है क्योंकि हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं कहीं ना कहीं, तो उससे नुकसान होता है। और जो बर्थ पिल्स जो महिलाएं लेती रहती हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव्स पर रहती हैं, अगर उनको एकदम से स्टॉप कर दें तभी भी आपको हेयर फॉल जो है होने लगता है। यूज ऑफ द वाटर का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत से लोग, हमारे कुछ मित्र जो हैं वो ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पर पानी काफ़ी हार्ड आता है, हार्ड वाटर, जिससे लेदर झाग बहुत आसानी से नहीं बनता। तो ऐसे बाल लोग, अगर ऐसा आप जो वाटर है वो हेयर्स पर यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं रूट्स जो रहेंगी हेयर की वो थिक होंगी और बाल आपके झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको ये भी पहचानना है कि हमारा सोर्स ऑफ वाटर क्या है। हार्ड वाटर तो नहीं है, सॉफ्ट वाटर तो नहीं है। सॉफ्ट वाटर इज द बेस्ट वाटर फॉर द इफ वी कैन से केयर ऑफ हेयर फॉल, केयर करने के हिसाब से सॉफ्ट वाटर बहुत अच्छा है। सूट हो रहा है आपको कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान दें, पानी का नेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत से लोग हैं जो कि कोल माइंस के आसपास रहते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा नेचुरली वाटर हार्ड हो जाता है, तो वहाँ हेयर फॉल की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप इस फैक्टर को जरूर एलिसिडेट करें कि आपका जो पानी का सोर्स है वो कैसा है। तो दोस्तों, काफ़ी सारे मैंने आपको कॉजेज बताए। कुछ लोगों को आदत होती है कि अपने हेयर्स खुद ही निकालने की आदत होती है, इस कंडीशन को हम कहते हैं ट्राइकोटिलोमेनिया, जिसमें कि अपने ही हेयर्स आई लैशेस से, आईब्रोज से, कभी कभी स्कैल्प से भी आदमी को निकालने की आदत होती है। तो हमको फिर ऐसे कंडीशंस में साइकियाट्रिस्ट का भी हेल्प लेना चाहिए। तो अल्टीमेटली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप कॉज पर फोकस करें कि आखिर हम अगर ये पहचान जाएंगे कि हमारा कॉज क्या हो सकता है इन सारे कॉजेज में से, तो नेचुरली हम कहीं ना कहीं हेयर फॉल को रोक पाएंगे। ट्रैक्शन हेयर लॉस एक बड़ी अच्छी चीज है। बड़ी आदत रहती है लोगों की पार्लर में जाकर हेयर को स्ट्रेटनिंग कराना, पीछे की तरफ मोड़ के रखना। अब आप खुद सोचिए, जो हेयर्स काफी थिन हैं जिनके, उनको डाइटरी इंसफिशियंसी भी है, ऊपर से आप उसमें कुछ नई स्टाइलिंग कराना चाहते हैं तो भी आपके बाल झड़ सकते हैं। तो आप अपने हेयर्स को पहचानें, अपनी बॉडी की लैंग्वेज को पहचानें, उसके बाद ही कोई नया प्रोसीजर उसमें अडॉप्ट करें। अदरवाइज आपको
काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब नुकसान हो गया, आदमी परेशान होने लगा और अब वो जाएगा ओवर द काउंटर कुछ दवाई लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, बड़ी कॉमन मेडिकेशंस चलती हैं, इसमें लगाने वाली एक मिनॉक्सिडिल की दवाई आती है, कई सारी कंसंट्रेशन में आती है, 2, 5, 10, 12। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि जो मिनॉक्सिडिल का उपयोग है वो आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाकर करें। वही जान पाएंगे आपके हेयर का एग्जामिनेशन करके कि आपको कितने परसेंटेज और कंसंट्रेशन में मिनॉक्सिडिल की आवश्यकता है और कितने दिन तक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि मिनॉक्सिडिल हम ओवर द काउंटर परचेज करके ना लगाएं। अगर आप गलत तरीके से लगा लेंगे तो आपके फोरहेड पर भी हेयर्स आ सकते हैं, जहां जहां पर वो दवाई जाएगी वहां पर भी हेयर्स आ सकते हैं। वो डिपेंडेंट रहता है थोड़ा सा, तो आप थोड़ा सा देखकर ये वाली दवाइयां लेना है। फिनेस्ट्राइड की टैबलेट्स लोग लेने लगते हैं, फिर अगर क्रोनिक यूज करेंगे तो उसमें कुछ सेक्सुअल ड्राइव में सेक्सुअल डिस्फंक्शन ऐसा कुछ महसूस होने लगता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप जितने भी ऑयल्स वगैरह जो आते हैं मार्केट में और जो भी इस तरह की दवाइयां हैं जो कि हेयर फॉल को बढ़ाने का काम करती हैं या हेयर फॉल को स्टॉप करने के लिए बोलते हैं कि भाई इससे स्टॉप हो जाएगा, तो आप प्लीज ऐसे ओवर द काउंटर ड्रग्स यूज ना करें। इससे आपके हेयर्स को नुकसान भी हो सकता है। ये हिट एंड ट्रायल जैसा है, कहीं फायदा भी हो गया लेकिन कभी नुकसान भी आपको ज्यादा बढ़ सकता है। हो सकता है कि फिर आपका जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है वो और ज्यादा बढ़ जाए। इन्हीं सब में एक और विशेष कंडीशन है एलोपेशिया। एलोपेशिया एक ऑटो इम्यून डिसीज है जो हमारी फॉलिकल्स को लॉस करती है। तो इसके लिए जब एलोपेशिया आपको ऐसा दिखने लगे कि बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, पैचेस में हेयर फॉल हो रहा है, पैचेस में फंगल में भी होता है, लेकिन वो आपको डॉक्टर डिफरेंशिएट करके बताएगा कि वो फंगल के कारण है या एलोपेशिया है। आपको खुद से डिसाइड नहीं कर लेना है कि गोल गोल चकत्ते बन रहे हैं यानी एलोपेशिया हो गया, ऐसा नहीं होता है। आप ऐसी कंडीशन में जरूर डॉक्टर को दिखाएं, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, तब एलोपेशिया का ट्रीटमेंट आपका सक्सेसफुल रहेगा। अपने से आप कोई भी दवाई ना लें। अब फ्रेंड्स, जैसे कि हम घर पे रहते हैं, अब उसमें क्या क्या हम डाइटरी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्या क्या डाइट में चीजें ले सकते हैं जिससे कि हम हेयर फॉल से बचे रहें और अगर माइल्ड मॉडरेट हेयर फॉल हो रहा है तो उसे रोक भी सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने जो आपको पॉइंट बताया था डाइट का, डाइट में हम सबसे इम्पोर्टेंट है आयरन और प्रोटीन पर ध्यान दें। अब आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए हम विटामिन सी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी डाइट में है, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो एग्स होते हैं, एग्स में जिंक और सेलेनियम की मात्रा भी काफी रहती है जिससे कि हेयर फॉल रुकता है। और सोयाबीन है, सोयाबीन जैसे कि हम जानते हैं कि वेरी रिच सोर्स है ये वेजिटेरियन प्रोटीन का। पनीर है, बेरीज हैं, बेरीज में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है विटामिन सी। विटामिन सी हमारे आयरन का एब्जॉर्प्शन भी हमारी डाइट में बढ़ाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा आयरन हमारी बॉडी के अंदर जा पाएगा। और इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स से डैमेज, जो हमारी फॉलिकल्स को डैमेज होता है फ्री रेडिकल्स से, उसको भी प्रिवेंट करते हैं। तो बेरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट थिंग, इसमें कोलेजन भी होता है जिससे कि जो ब्रिटलनेस है हेयर्स की वो भी आपकी कहीं ना कहीं कम होती जाएगी। तो ब्रिटलनेस का मतलब हेयर हार्ड होता जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रांग होता जाएगा, राइट। स्पिनच है, स्वीट पोटैटोज हैं, नट्स हैं, स्वीट पेपर्स आप ले सकते हैं, ऑयस्टर्स ले सकते हैं। अब जिंक की बात करूं, ऑयस्टर्स जो थे दे आर अ वेरी गुड सोर्स फॉर जिंक, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में। हमें जिंक की जरूरत है पर लिमिटेड क्वांटिटी में फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप ओवर यूज ऑफ जिंक करेंगे तो भी आपको दिक्कत हो सकती है, उसमें भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। जिंक की कमी मोस्टली एक टिलोजन एफ्लूवियम करके कंडीशन होती है जो कि टाइफाइड के बाद अक्सर देखने के लिए आता है कि लोगों के बाल झड़ने लगते हैं, तभी भी थोड़ा जिंक डेफिसिट हो जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में ऑयस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। खाने में बीन्स भी आती हैं, बीन्स भी आप ले सकते हैं, अंकुरित चने ले सकते हैं, मूंग ले सकते हैं। तो ये कुछ वेजिटेरियन सोर्सेज हैं जिसको आप अगर अपनी डाइट में कॉन्स्टेंटली ऐड कर रहे हैं अपने नॉर्मल खाने के साथ, तो कहीं ना कहीं आप हेयर फॉल से प्रिवेंट हो सकते हैं। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे नए ब्रांड्स आते हैं डे बाय डे मार्केट में। हम नए शैम्पूज का उपयोग करना चाहते हैं तो उससे भी हमको काफी ज्यादा लॉस होता है, क्योंकि रेगुलर ब्रांड जो आप यूज करते आ रहे हैं जिससे कि जो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, आपको पता है, आप काफी समय से यूज कर रहे हैं, तो आप उसको ना छोड़ें। जो भी आप यूज करते हैं उसी को यूज करें, बहुत ज्यादा प्रयोग ना करें, एक्सपेरिमेंट ना करें आप अपने हेयर्स के ऊपर, राइट। हो सकता है जो नया मॉलिक्यूल थोड़ा हार्ड हो और आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाए।
फिर ये तो हो गई डाइट की बात और केमिकल से प्रिवेंशन की बात, सॉफ्ट शैम्पू सिलेक्शन की बात होगी। अब हम इमोशनल स्ट्रेस को कैसे दूर करें। हर आदमी परेशान है, बहुत ज़्यादा टेंशन में भी है, लेकिन हमें स्ट्रेस को कम करना है तो कम से कम हम कुछ योगा, मेडिटेशन आप जैसे भी कर सकते हैं तो थोड़ा सा करें। कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल डैमेज इसमें भी आपका कम होगा और आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने में। फिर हेयर स्ट्रेटनिंग वगैरह ना कराएं, डाइज का यूज़ ना करें, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप इन्हें गैदर करके और अपने रोज की दिनचर्या में शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको हेयर फॉल में थोड़ा सा कमी महसूस होगी और हो सकता है आप इस परेशानी से बचे भी रहें। थैंक यू।